Hello my dear CS executive students. Welcome to my lecture at Proving CS. Friends, आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? Friends, I am starting with a revision lectures of direct tax. Yes, with all the amendments for my past students. ठीक है? Now, अब ये जो रिवीजन लेक्चर्स का जो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है एट प्रूविंग सीएस, दिस आइडिया वी हैव गॉट फ्रॉम आवर 530 स्टूडेंट्स बराबर हु हैव जॉइंड आवर बाउंस बैक सीरीज. नाउ ये आइडिया कैसे आया मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको अपने वीडियोस में लेकर चलता हूं. प्रूविंग सीएस ने अपने पास स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए बाउंस बैक सीरीज चालू किया. 530 plus students have joined that. In that series we have given all the amendment lectures, all the important chapters to my past students, to our past students to watch that lectures. But you know what, वो डिटेल लेक्चर्स देने के बाद हमको ये रियलाइज हुआ हमारे स्टूडेंट से कि उनके पास टाइम एक्चुअली कम है, अब वो डिटेल लेक्चर्स नहीं देख सकते. तो उनमें से काफी स्टूडेंट्स ने कहा सर सीधा टू द पॉइंट हमको अमेंडमेंट्स बताइए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए ताकि हम उस पर फोकस करें, बाकी तो हमारा ऑलरेडी पढ़ के हो चुका है. एंड दे आर करेक्ट ऑन द पार्ट. सो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव गॉट दिस आइडिया और मैं ये शुरू कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग एट प्रूविंग सीएस रिवीजन सेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स. नाउ अब मैं शुरू करता हूं टू द पॉइंट. आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, द फर्स्ट हेड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में बनाऊंगा सो दैट आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो. पहला, सैलरी में क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं वो डिस्कस करूंगा ताकि जो मेरे दिसंबर 20 के स्टूडेंट्स हैं या जून 20 के स्टूडेंट्स हैं बराबर उनको टू द पॉइंट अमेंडमेंट्स मिल जाए और उनका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो. वो अपने मेन नोट्स में उन अमेंडमेंट्स को अपडेट कर ले और बाकी पूरा सैलरी चैप्टर उनके लिए तैयार हो जाएगा. फिर सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट अमेंडमेंट, सेकेंड पार्ट व्हाट आई एम गोइंग टू गो विथ, आई एम गोइंग टू गिव यू इन सैलरी व्हिच टॉपिक्स आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम. वो मैं आप लोग को बताऊंगा. चैप्टर पूरा पढ़ना है लेकिन उन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है. एंड थर्ड, मैं ये पूरे चैप्टर को फटाफट एक समराइज हैंड रिटन नोट्स के साथ रिवाइज करवा दूंगा. तो इन 3 पार्ट्स में मेरा ये वीडियो कंप्लीट होगा. तो लेट्स स्टार्ट विथ फ्रेंड्स. आ जाओ फटाफट. तो हम पहले शुरू करते हैं अमेंडमेंट्स के साथ. यस, मैं आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ाने वाला हूं बिकॉज I have made these notes today itself and recording over here, printing and typing में and proofreading में I don't want to waste my time and not yours also. आपको एक to the point lectures चाहिए, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से. Let's start with income from salary. बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, स्टूडेंट्स को ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आता है. 3 सेक्शंस में ये चैप्टर है, सेक्शन 15 टू सेक्शन 17. नाउ अब सबसे पहली चीज मेरा फर्स्ट पार्ट कि सर सैलरी चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट्स हैं क्या. यस फ्रेंड्स, सिर्फ 2 पॉइंट्स का अमेंडमेंट है. रेस्ट द होल चैप्टर जो आपने दिसंबर 20 के लिए पढ़ा था वो एज इट इज जून 21 के लिए भी होगा. ओके, ये 2 पॉइंट्स का आप मॉडिफाई कर लें, बाकी पूरा चैप्टर आपका तैयार है. क्या बात कर रहे हो सर? यस फ्रेंड्स. नाउ वो 2 पॉइंट्स में से भी एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है. सेकंड पॉइंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आपके एग्जाम में आएगा, बट फिर भी देखो. नाउ सेक्शन 15 टू 17 में मेरा सबसे पहला पार्ट है अमेंडमेंट्स. सिर्फ 2 पॉइंट्स का अमेंडमेंट बता दूं. एक है सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 7 में एक अमेंडमेंट आया हुआ है, दैट इज सुपर एन्युएशन फंड का अमेंडमेंट है बराबर. नाउ अब सुपर एन्युएशन फंड का अमेंडमेंट क्या है तो मैं आपको बता दूं. जिन स्टूडेंट्स ने दिसंबर 20 में पढ़ा है, आप लोग ने ओल्ड रूल पढ़ा होगा. सुपर एन्युएशन फंड में एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन 1 लाख, कुछ लोगों ने 1 लाख पढ़ा है, कुछ लोगों ने 1,50,000, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है नाउ तक एग्जाम था, उसके ऊपर का टैक्सेबल होता था. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड. फ्रेंड्स, वो क्लॉज हटा दिया गया है और एक नया सब क्लॉज 7 लेकर आए हैं. पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया, पूरा चेंज कर दिया है और उन्होंने एग्रीगेशन का कंसेप्ट लेकर आए हैं. बताऊंगा, पहले देखो उन्होंने क्या लिखा है. सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 7 में द एग्रीगेट अमाउंट, एग्रीगेट मतलब टोटल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर. सेकेंड पॉइंट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर टू आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आप लोगों ने पढ़ा है. एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम बराबर आपने एटीसीसीडी में पढ़ा है. नाउ एंड अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 पर एनम विल बी टैक्सेबल. नाउ 3 फंड्स को जोड़ा है फ्रेंड्स.
रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, न्यू पेंशन स्कीम और सुपर एन्युएशन फंड, ये तीनों फंड्स जो आपने पढ़े हैं इसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। हम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे, हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। इन तीनों को ऐड करके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पूरे साल में 7,50,000 तक एग्जेम्प्ट होगा। अगर 7,50,000 के ऊपर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट है, लेकिन गजब का अमेंडमेंट है। नाउ अब जब अमेंडमेंट है तो स्टूडेंट्स को एग्जाम में ये एक्सपेक्टेड है, ये एमसीक्यूज के फॉर्म में। नाउ सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो चलो पहले अब एक छोटा सा सम देख लेते हैं, इसके ऊपर क्या बोलना चाहता है। आ जाओ, पहले मैं आपको छोटी सी थ्योरी बता दूं जो आप लोगों ने पढ़ी है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अब देखो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एक अकाउंट है जिसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, बराबर है। नाउ मैं उस थ्योरी को डिटेल में नहीं ले रहा, जरा सुनो। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का सीधा डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, क्योंकि इट्स एन एक्सपेंडिचर, इट इज एन इन्वेस्टमेंट, बराबर है। नाउ लेकिन हम इस टॉपिक में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करें, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज एन इनकम, बराबर है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या है? इनकम। अब आप लोगों ने इसके लिए रूल्स पढ़े हैं, एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करे तो इसका एग्जम्पशन है, बराबर है। एग्जेम्प्ट इज इक्वल टू 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, याद है? हाँ कि ना? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज पार्शियली एग्जेम्प्ट। कितना एग्जेम्प्ट है? 12% ऑफ बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन, बराबर। इसका 12% तक एग्जेम्प्ट होगा, इसके ऊपर अगर कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉयर का तो टैक्सेबल हो जाएगा। ओल्ड रूल, कोई चेंज नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं, बहुत सिंपल सा रूल था, बराबर। न्यू पेंशन स्कीम, कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं है। सुनो, न्यू पेंशन स्कीम में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? ये भी, इसमें भी दो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब देखो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD में। अग्री करते हो? 10% ऑफ सैलरी, हाँ कि ना? यस। नाउ बट मैं आपको 80CCD नहीं पढ़ा रहा, इसका सीधा डिडक्शन है 80CCD में। नाउ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो सैलरी में फुल्ली टैक्सेबल है फ्रेंड्स, बराबर है, फुल्ली टैक्सेबल, कुछ भी अमेंडमेंट नहीं। इन इनकम फ्रॉम सैलरी इट इज फुल्ली टैक्सेबल, हाँ कि ना? यस, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। चलो, तो ये भी कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, अब देखो पहले मैं आपको ओल्ड रूल समझाता हूं, फिर मैं आपको न्यू रूल समझाऊंगा। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, कोई अमेंडमेंट नहीं है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, मेरा कंट्रीब्यूशन है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर मी, तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। एम आई करेक्ट? हाँ जी सर जी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अब देखो ओल्ड रूल क्या था, बराबर। सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 7 में ओल्ड रूल क्या था कि इट वाज एग्जेम्प्ट, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है इट वाज एग्जेम्प्ट अप टू ₹1,50,000, बराबर है। नाउ जिन्होंने दिसंबर 20 के पहले भी दिया है उन्होंने 1 लाख भी पढ़ा होगा, 1,50,000 भी पढ़ा होगा, बराबर। अब ये 1,50,000 तक आप लोगों ने एग्जम्पशन लिया था। अब सुनो, ये रूल सब्स्टिट्यूट हो गया है। अब इसके बदले क्या रूल आया है? तो अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो नाउ द न्यू रूल इज एग्रीगेशन, इंडिविजुअल कंसीडर नहीं करेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम है ना आरपीएफ का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, बराबर, नाउ एनपीएस का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और सैफ का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तीनों मिला के भी मैक्सिमम 7,50,000 तक एग्जेम्प्ट करेंगे। ओके, इसका मतलब सर अगर तीनों कंट्रीब्यूशन, अच्छा सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल सैफ का हटा दिया है, टैक्सेबल है, लेकिन तीनों का टोटल विल बी गोइंग टू बी द टैक्सेबल। ओके, इसका मतलब नाउ लिसन, ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, नाउ लिसन, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, ये लेंगे आरपीएफ का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एनपीएस का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड सैफ का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, देख लो जरा। इन तीनों का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टोटल करेंगे एंड अप टू 7,50,000 तक एग्जेम्प्ट होगा। दिस इज द अमेंडमेंट।
ओके सर, और कुछ अमेंडमेंट है ना? ठीक है, मतलब अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का एग्जाम्पशन लेने के लिए आपको तीनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट। ओके ओके ओके, तो सर इसका सम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो मैं आपको सम भी बता देता हूं फ्रेंड्स। नाउ अंडरस्टैंड सम्स कैसे सॉल्व करने वाले हैं। नाउ एक आपके लिए एग्जांपल लेकर आया हूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ लिसन, देन योर अमेंडमेंट्स विल गेट ओवर। फिर मैं सेकंड अमेंडमेंट बता दूंगा। अब सुनो, आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा और मैं इस सम को दो बार सॉल्व करूंगा। एक बार ओल्ड मेथड से, मतलब ओल्ड रूल से जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जो अब रूल नहीं है, बट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कंपैरिजन करवाऊंगा। एंड देन मैं आपको न्यू रूल से बताऊंगा कि अब आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है, तो आप लोग को जल्दी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो क्या लिखा है सम। मिस्टर रैंचो इज एन एम्प्लॉय ऑफ टेस्ला लिमिटेड। ओके, मिस्टर रैंचो इज एन एम्प्लॉय ऑफ टेस्ला लिमिटेड। हिज बेसिक सैलरी इज 56 लाख। ठीक है, बेसिक सैलरी दी है। नाउ टेस्ला लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू आरपीएफ 6,90,000। अब टेस्ला लिमिटेड मतलब कौन हो गया? कंपनी। कंपनी मतलब एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने रैंचो के आरपीएफ में इस साल 6,90,000 कंट्रीब्यूट किया। ओके, अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन फंड में 1,70,000, उसके स्टाफ में 1,70,000 भी इन्वेस्ट किया एम्प्लॉयर ने। अच्छा, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में 20,000 भी कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, बट सर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, उससे अपने को क्या लेना देना है? वैसे भी वो सैलरी में इग्नोर है, तुम खाली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे फोकस करो, अमेंडमेंट वहीं पे है, बाकी सब ओल्ड रूल जैसे हैं। तो देखो, जब ओल्ड रूल था तो आप लोग इस सम को कैसे सॉल्व करते? ऑलरेडी टाइप्ड है, जरा देखो विदाउट वेस्टिंग टाइम। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, आप पहले उसको इनर कॉलम में लिखते हैं 6,90,000। उसके बाद आप एग्जाम्पशन लेते हैं अंडर सेक्शन 10(12) में। कितना? 12% ऑफ बेसिक सैलरी डीए इन टर्म्स टर्नओवर कमीशन। बेसिक सैलरी और टर्नओवर कमीशन नहीं दिया तो सीधा बराबर, सॉरी, बेसिक सैलरी इज गिवन, डीए इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन इज नॉट गिवन, तो 12% ऑफ 56 लाख विल बी एग्जेम्प्ट। आप 6,72,000 माइनस कर देंगे तो आपको टैक्सेबल कितना आया? 18,000। बहुत सिंपल, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो और ये आपको आता भी है। नाउ सर इसमें कुछ अमेंडमेंट है? नो, सुनो ओल्ड रूल्स पहले समझो। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, एनपीएस में एम्प्लॉयर ने 20,000 कंट्रीब्यूट किया, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। तो देखो पूरा 20,000 फुल्ली टैक्सेबल हो गया। हाँ जी सर जी। नाउ अब देखो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सैफ, ठीक है, ओल्ड रूल सुनना। 1,70,000 कंट्रीब्यूट किया है, क्वेश्चन में लिखा है, ये देखो अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन फंड 1,70,000। ओके, इट हैज बीन कंट्रीब्यूटेड। अब ओल्ड रूल्स के हिसाब से एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 7 सब क्लॉज 2 क्लॉज 2 सब क्लॉज 7 में 1,50,000 का एग्जाम्पशन है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा था, तो 20,000 इज टैक्सेबल, ओल्ड रूल बराबर। बट पहले दो आरपीएफ और एनपीएस इज सेम, इस बार ये अमेंड हो चुका है सैफ का। तो सर अगर यही सम न्यू अमेंडमेंट रूल से सॉल्व करना हो तो देखो वो मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूं। नाउ लिसन हाउ टू सॉल्व इट। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ सेम रहेगा, कोई अमेंडमेंट नहीं, 6,90,000 आप इनर कॉलम में लिखेंगे बराबर। यस, लेस एग्जेम्प्ट, सेम वही का वही, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(12), 12% ऑफ 56 लाख, सेम वही, ये देखो 6,72,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो टैक्सेबल कितना हुआ? 18,000। सर इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है? नो, आरपीएफ में कोई अमेंडमेंट नहीं है, रूल सेम रहेंगे। इसे तो मैं वापस सॉल्व करके बता रहा हूं। अच्छा सर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू एनपीएस फुल्ली टैक्सेबल 20,000, पहले भी यही था अभी भी यही है, देख लो हाँ कि ना। ओके सर, तो सर अमेंडमेंट किधर है? अमेंडमेंट अब है फ्रेंड्स, अब मेरी बात को सुनो जरा। अमेंडमेंट को मैं ब्लू पेन से सॉल्व कर देता हूं। तो एनपीएस में कोई अमेंडमेंट नहीं। अब सैफ में देखो, अब इनकम टैक्स कहता है कि एम्प्लॉयर ने सैफ में 1,70,000 कंट्रीब्यूट किया, तो ओल्ड रूल के हिसाब से 1,50,000 एग्जाम्प्ट होता, बट अब ऐसा नहीं है। अब इंडिविजुअलिटी को निकालकर एग्रीगेशन डाल दिया है, तो देखो एग्रीगेट
contribution of employer to RPF plus SAF plus NPS, तीनों का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आप ऐड करेंगे। अच्छा, हाँ जी, तो 6,90,000 प्लस 1,70,000 प्लस 20, इन तीनों को आप ऐड करेंगे। 6,90,000, 1,70,000 एंड 20, what is going to be your total, friends? बोलो, what is going to be your total? हाँ जी, हाँ, कैलसी पे कर लो जरा। चलो मैं भी अपना कैलसी ओपन कर लेता हूं। योर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, सर एक्चुअल लेना है, ऑफ कोर्स 6,90,000 प्लस 1,70,000 प्लस 20,000, इट्स 8,80,000। तीनों में एम्प्लॉयर ने इस साल 8,80,000 कंट्रीब्यूट किया, बराबर है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे लेकिन सर हम सैफ का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन नहीं देखेंगे। नो, तीनों का एग्री है। अब इसमें से लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 17 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 7 विल बी 7,50,000। अब 7,50,000 आप एग्जेम्प्ट करेंगे। ओके, इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व। यस फ्रेंड्स, तो आपको 1,30,000 टैक्सेबल होगा। दिस इज द ओनली अमेंडमेंट जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है, बाकी दोनों रूल्स ओल्ड वाले ही सेम है। आपको समझ में आया फर्स्ट रूल का कंजम्पशन? यस, तीनों का कंट्रीब्यूशन मिला के 7,50,000 तक ईयरली एग्जम्पशन होगा एग्रीगेट बेसिस पे, बराबर। उसके ऊपर का जो भी होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। एनी डाउट्स? नो सर। नाउ आवर फर्स्ट पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। तो आपको ये अमेंडमेंट समझ में आया? पक्का? ओके। अब सेकेंड अमेंडमेंट, सेकेंड अमेंडमेंट इंटरेस्ट को लेकर है, बराबर। जब आप आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हो, एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हो, आप और आपके बॉस सैफ में, तो इट्स एन इन्वेस्टमेंट, तो आपको इंटरेस्ट इनकम आएगी, बराबर है। तो इंटरेस्ट इनकम का लॉजिक क्या लगेगा? तो सुनो, इंटरेस्ट इनकम के लिए उन्होंने क्या कहा है एग्रीगेट बेसिस पे ना, देखो तो सेक्शन 17 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 7A, अब इन्होंने कहा है कि 7,50,000 तक एग्जेम्प्ट है कंट्रीब्यूशन, तो 7,50,000 पे जो इंटरेस्ट आएगा एग्रीगेट बेसिस पे वो भी एग्जेम्प्ट होगा। तो सिर्फ टैक्सेबल क्या होगा? इंटरेस्ट। कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा? जो 7,50,000 के कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन होगा उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा। तो देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा ऑन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अंडर आरपीएफ, एनपीएस एंड अप्रूव्ड सैफ ऑन टैक्सेबल पोर्शन एज कंप्यूटेड अबव। सर मींस नाउ सॉल्यूशंस पे लेकर चलता हूं। वेट, आ जाओ। अब देखो, कहने से हम लोगों ने यहां पर जो टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट की वो कंट्रीब्यूशंस की कैलकुलेट की। अब मुझे बताओ, ये 8,80,000 टोटल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था। यस सर। इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिला होगा उन अकाउंट में। यस सर। कितना एग्जेम्प्ट किया? 7,50,000। तो ये जो 7,50,000 पे जो इंटरेस्ट आएगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा। तो सर टैक्सेबल किस पे होगा? 1,30,000 पे। अच्छा, तो सर वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका गाइडलाइंस इनकम टैक्स एक्ट ने अभी तक नहीं दिया है और आपको एग्जाम में एक्सपेक्टेड भी नहीं है, बराबर। तो मैं लॉजिकली बोलूं, यू हैव ओनली 1 पॉइंट अमेंडमेंट, सुपर एन्युएशन फंड एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन का एग्जाम्पशन, बराबर। नाउ खाली इन दोनों चीजों पे फोकस करो। सैलरी चैप्टर इज ओवर, यही अमेंडमेंट है, बाकी पूरा का पूरा सैलरी चैप्टर सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो माय फर्स्ट पार्ट अमेंडमेंट इज ओवर। मैंने आपके लिए सम भी करवा दिया। अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। अब ये जो ओल्ड था ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज जस्ट टू गिव यू द कंपैरिजन। ओके सर। अब मेरा सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है। नाउ सर, सैलरी चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है सर, हमने फॉर्मूले जम के रट्टा मारे हुए हैं, बराबर है ना। और सैलरी चैप्टर हमको अच्छे से आता है। यस फ्रेंड्स, सैलरी चैप्टर आपको आता ही होगा। बट अब मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं मैंने कुछ
पेपर्स, पास के पेपर्स को एनालाइज किया एंड आई केम टू नो कि कुछ क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हैं. नाउ दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. फ्रेंड्स, मैंने उन टॉपिक को लिख दिया है. लास्ट डे पे या फिर जब भी आप रिवीजन करो, बराबर, आपको इन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है. बाकी भी पढ़ना है, बट ये टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में, पास एग्जाम में 2 बार 3 बार 4 बार आए हुए हैं. ओके, मतलब सैलरी चैप्टर में व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन विच यू हैव टू फोकस मोर. ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन सैलरी. सबसे पहला पे स्केल. फ्रेंड्स, पे स्केल, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा. 3 times क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कैलकुलेशंस बेसिस पे. तो जरा पे स्केल पे फोकस करना. क्या होता है ये आपको पता ही होगा, नहीं तो थर्ड पार्ट का जो मेरा वीडियो है रिवीजन, उसमें देखेंगे. अलावेंसेस, आपने बहुत सारे अलावेंसेस पढ़े होंगे, कुछ एग्जेम्प्ट हैं, कुछ टैक्सेबल हैं, बराबर ना. उनमें से कुछ अलावेंसेस पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं. वो है ट्रांसपोर्ट अलावेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, रिसर्च अलावेंस, एंटरटेनमेंट एंड अंडरग्राउंड अलावेंस. उसमें से एचआरए देखो 3 बार पूछा गया. अच्छा सर, आपने ये ब्रैकेट में टी क्या लिखा है? टी का मतलब है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और जहां पे टी नहीं लिखा वो कैलकुलेशन बेस आया है. ओके, मतलब अलावेंसेस आपको पढ़ने तो ऐसे सारे हैं, बट इन पे ज्यादा फोकस करना इंस्टीट्यूट के फेवरेट लग रहे हैं. ठीक है, नाउ फाइन. परक्यूजिट्स, परक्यूजिट से स्टूडेंट्स बहुत दूर भागते हैं, जबकि बहुत इजी है. नाउ एक छोटे से टॉपिक पे ये परक्यूजिट बेस्ड है. नाउ रिवीजन में बताऊंगा, लेकिन यहां पर अगर आप परक्यूजिट्स से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन टॉपिक्स को तो जरूर पढ़ के जाएंगे. ठीक है सर, क्या क्या है वो? सेल ऑफ मूवेबल एसेट पढ़ा होगा. नाउ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, फेवरेट है भाई. देखो कितनी बार आया, December 14, December 15, June 16, June 17, बराबर, और एक बार और December 17 में भी आया हुआ है. नाउ एजुकेशन फैसिलिटी, इंटरेस्ट फ्री लोन 2 बार पूछा गया, एक बार थ्योरेटिकली और एक बार कैलकुलेशन. गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर. नाउ इनकम टैक्स, प्रोफेशन टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ये भी एक तरीके से परक्यूजिट है. यूज ऑफ मूवेबल एसेट, कार फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी. फ्रेंड्स, ये परक्यूजिट्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बराबर. बाकी भी तो हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं. नाउ कंट्रीब्यूशन टू फंड्स, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूपीएफ, एसपीएफ और सैफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्यूएशन फंड. फ्रेंड्स, 2-2, 3-3 बार आए हुए हैं. नाउ कंट्रीब्यूशन टू फंड्स, और ये मोस्टली हर कोई पढ़ के भी चाहता है. तो कंट्रीब्यूशन टू फंड्स देखो, मैंने फर्स्ट टॉपिक पे स्केल समझाया, अलावेंस, परक्यूजिट्स, कंट्रीब्यूशन टू फंड्स. 5, 6 एंड 7 लीव सैलरी, लीव एनकैशमेंट आपको पढ़ना है. एक ही बार एग्जाम में आया, बट आया जरूर है. रिट्रेंचमेंट स्कीम, वीआरएस, बराबर. नाउ ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं. आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जरूर जाएंगे. तो मैंने 7 कैटेगरीज बना के रखी हैं, प्लीज आपको ये सारी चीजें पढ़नी है. ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा कंप्लीट हुआ अमेंडमेंट्स, बराबर. होप आपको समझ में आ गया होगा. सिर्फ 2 पॉइंट अमेंडमेंट है. नाउ और सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है. ठीक है, अब मैं चलता हूं अपने थर्ड पार्ट पे, जिसे मैं सैलरी को एक रैपिड रिवीजन लेने वाला हूं विथ माय समराइज्ड हैंड रिटन नोट्स. ठीक है, बट फ्रेंड्स एक चीज, ये जो मैं रिवीजन डाल रहा हूं, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है तो आपकी मर्जी, आप देखिए, नहीं तो आपका सैलरी चैप्टर पूरा तैयार हो चुका है नाउ. ठीक है, तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, टाइम वैसे भी बहुत लिमिटेड है. नाउ सेकेंड, मैं रिवीजन लेक्चर YouTube पे नहीं डाल रहा हूं. इफ यू वांट माय रिवीजन लेक्चर टू द पॉइंट एंड इन 25 to 30 मिनट्स द होल चैप्टर शुड बी गेट रिवाइज्ड विद समराइज्ड नोट्स, तो फ्रेंड्स आपको हमारा एप्लीकेशन प्रूविंग CS ऐप डाउनलोड करना होगा. मेरा रिवीजन आपको उस एप्लीकेशंस में मिलेगा. ओके, नाउ मिलते हैं रिवीजन में. चलो, और भी चैप्टर्स के साथ आने वाला हूं. अच्छा, ये सारी चीजें होप आपको समझ गया होगा. नोट्स आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. बाय फ्रेंड्स, थैंक यू.